रूपाली, अंजलि, अंकिता, वेलकम, स्वागत है क्लास में। नमस्ते अंकिता जी। ब्रजेश, नितेश, अर्पिता, अतुल, योगेश, वेलकम। जय हिंद नितेश, स्वागत है भैया। नमस्ते अर्पिता जी। अनिल, ध्रुव, विकास, रमन, सिमरन, वेलकम। खुश रहो विकास, स्वागत है। राधे राधे सिमरन जी। नमस्ते संदीप, खुश रहो भैया। रानी, अभिषेक, यादव जी, पूजा, कुमुदनी, नयन, वेलकम। नमस्ते, गुड इवनिंग नयन। नमस्ते अनिल, ब्रिजेश, रमन, स्वागत है। प्रांजलि, वेलकम। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, जितने भी लोग अभी तक जुड़ गए हैं क्लास में। नमस्ते रूपाली, नमस्ते, गुड इवनिंग प्रांजलि, गुड इवनिंग। शुभम, हनुमान प्रसाद जी, प्रियंका, मनीषा, वेलकम, स्वागत है। गुड इवनिंग शुभम। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास। खेला अपना। जुखाम जैसा महसूस हो रहा है विकास। नमस्ते मनीषा जी। सानू, वेलकम। जुखाम जैसा महसूस हो रहा है यार। गुड इवनिंग साधना जी, गुड इवनिंग। चलो अच्छा शुरू करते हैं अब क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजलि, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते साधना जी, खुश रहो सानू। चलो अच्छा आप शुरू करते हैं क्लास। एब्सोल्युटली हनुमान, आई विल तुरंत टेक काढ़ा, आई विल। गुड इवनिंग निमी जी। अच्छा भैया, बाकी सारे सिस्टम्स आपको पता है, बस फटाक से क्लास स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का 40 सेकंड आपके सामने, और 40 सेकंड के बाद पोल पर करना होगा आप लोगों को आंसर। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर रहा, ये देखिए और उत्तर बताइए क्या सही उत्तर आएगा। अच्छा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक टॉपिक होता है आपके रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में नया इंक्रीमेंट है, नया इंक्लूजन है ये चैप्टर, है कि नहीं? तो जरा देखो और बताओ सही उत्तर क्या आएगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट चैप्टर का नाम होता है। नमस्ते मोहित कुमार जी, वेलकम। रोमी, प्रभा, निषाद जी, वेलकम, स्वागत है। 40 सेकंड बाद मैं आपको पोल दे दूंगा, ठीक है? आप घर में अकेले हैं और आपकी भाभी को अचानक प्रसव पीड़ा महसूस होती है, आप करेंगे। सिचुएशन उसने आपको बता दी है। इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा ये वो आपसे जानना चाहता है, और ये रहा आपके सामने पोल। उत्तर बताइए क्या आएगा। नमस्ते प्रभा जी, अंगद, स्वागत है भाई। खुश रहो अंगद, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। एज एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे लोग सही आंसर देंगे और बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर आंसर पर भी जाएंगे, तो जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। भैया पढ़ लिए तुम्हारा कमेंट, अब 1 रुपए को बांटते घूमेंगे अभी। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा जरा पहचानते हैं भैया। करीब करीब 60% लोगों ने आंसर क्या दिया हुआ है, डी, कि आपातकाल के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने आंसर सी किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर सी किया हुआ है, और मुझे पता था कि बहुत सारे लोग सी पर जाएंगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, दैट यू आर अलोन इन योर हाउस एंड योर सिस्टर इन लॉ इज सडनली एक्सपीरियंसिंग लेबर पेन। व्हाट इज लेबर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेबर पेन? ठीक है, व्हेनेवर अ लेडी इज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, जब भी कोई महिला बिल्कुल किसी नवजात को जन्म देने वाली होती है, ठीक है, तो जन्म देने के पहले जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड लेबर पेन, और प्रसव पीड़ा जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो उसने आपसे प्रश्न क्या बोला है बच्चा, कह रहा है कि आप घर में अकेले हैं और आपकी भाभी को अचानक प्रसव पीड़ा महसूस होती है, तो आप क्या करेंगे, आपका सही कदम क्या होना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए आपका इस स्थिति के आधार पर। सिचुएशन उसने आपको दे दी है। पहला रिएक्शन उसने दिया है कि परेशान हो जाएंगे और यह नहीं समझ पाएंगे कि सही कदम क्या है। ठीक है,
क्या ये आपका सही रिएक्शन होगा गिवन सिचुएशन के आधार पर कि अरे ये क्या हो गया, तो एकदम नई चीज हो गई, मतलब अब हम क्या करें, हमको कुछ पता ही नहीं, परेशान हो जाएंगे, यू नो अबाउट डॉक्टर्स, देन ठीक है, तो पहला वाला तो नहीं होगा ना सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चा, अपने परिवार के डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर जाएंगे। मैन, दैट मीन्स दैट अ लेडी इज experiencing labor pain and can give birth any time to a child, an infant, ठीक है, किसी भी वक्त वो एक किसी नवजात शिशु को जन्म दे सकती है, एंड यू विल लीव योर हाउस टू कॉल द डॉक्टर। आप अपना घर छोड़ करके चले जाएंगे बाहर और डॉक्टर को बुलाने जाएंगे। व्हाट कैन अ डॉक्टर डू इन दैट केस? ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो जो सेकंड वाली कंडीशन है बच्चा, ये भी क्या है, गलत है। दूसरा, वॉक हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, चलकर उनको निकटतम अस्पताल ले जाएंगे। अबे कैसे चलकर के उनको अस्पताल ले जाओगे? सी इज एक्सपीरियंसिंग पेन, और लेबर पेन आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो देखा होगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ पेन इज इट, है कि नहीं? किस टाइप का भयानक दर्द होता है व्हेनेवर अ लेडी और अ फीमेल इज अबाउट टू गिविंग अ बर्थ टू अ इन्फेंट, है कि नहीं? तो क्या ऐसी स्थिति में आप उस महिला को चल करके या चला करके क्या निकटतम अस्पताल तक ले जाने का काम करेंगे क्या? इज इट द करेक्ट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन? नहीं ना। तो भैया ये भी क्या है, गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, आप तुरंत एक एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, और एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद आप कहां पर उनको अस्पताल में ले जाकर के एडमिट करेंगे, ठीक है। तो ये डी वाला क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, इसी टॉपिक को बोला जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और यही चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। मतलब वेन एवर यू क्रैक एन एग्जाम और गो फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे ना बच्चा, तो इंटरव्यू में जब जाएंगे ना बच्चा, तो इंटरव्यूअर क्या करता है, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस देता है, ठीक है। लेकिन बच्चा कैसे आप उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे? और अंगद, शी वाज नॉट एबल एट दैट टाइम टू सिट ऑन योर स्कूटी और बैक साइड ऑन योर स्कूटी, ठीक है, एक्चुअली ऐसे समय पर वो एबल नहीं होंगे। और दूसरी बात बच्चा, आप उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, निश्चित तौर पे हॉस्पिटलाइज करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटलाइज करेंगे कैसे, ठीक है, हॉस्पिटलाइज करेंगे कैसे? तो बच्चा पड़ोस की मदद लेंगे, पड़ोस की भी मदद लेंगे, तो कार करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, उनको रिक्शा में लेकर को तो नहीं जाएंगे, या जैसे अंगद बोला अभी अभी, ठीक है, मजाक में कि स्कूटी में लेकर के जाएंगे, तो स्कूटी में भी तो लेकर के नहीं जाएंगे। यू नीड अ फोर व्हीलर, ठीक है, आइदर इट इज इट और एम्बुलेंस और इट इज अ कार और समथिंग एल्स, बट यू नीड अ फोर व्हीलर फॉर दैट, है कि नहीं? तो आप उसके लिए पड़ोसी की मदद लेंगे, ये निश्चित तौर पर सही है, आप कह सकते हैं ऐसा। हाँ, मैं समझ रहा था। तो बच्चा डी वाला आंसर इसका सही होगा कि नहीं होगा? और अगर सही होगा इसका डी वाला आंसर, तो आप लोग एग्री करते ना, जो मैं बात बता रहा था ना, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पहले एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं आता था, ये इंटरव्यूअर लोग पूछते थे। आप सामने बैठे होंगे और आपसे चार लोग ऐसे बैठे होंगे बुड्ढे टाइप के, और आपसे बोलेंगे एक ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बताओ ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। अब आपसे ऑप्शंस, वो यहाँ तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, वो आपको ऑप्शन भी नहीं देते कि आपके सामने ये ऑप्शन है, क्या करोगे, आपको खुद से सोच करके बताना होता है कि आप क्या करेंगे। जब पीसीएस और आईएएस के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं। दे वांट दैट कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के कितना त्वरित और कितना सही निर्णय ले सकते हैं, ये वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है। खैर, अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है ये क्वेश्चन और कैसे किया जाता है। जय हिंद विपिन, विनीत स्वागत है भैया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सही उत्तर क्या आएगा। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी का स्वागत है भैया, वेलकम एवरीवन। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये आपको बताना है, जरा देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। 5 ऑप्शंस दिए गए, 40 सेकंड बाद में देता हूं पोल। बहुत सिंपल सा डायग्राम बनेगा ना इसका, बहुत सिंपल सा। नमस्ते ज्योति जी, नमस्ते। और मैं पोल देने जा रहा हूं इसका अब आप लोगों को। उम्मीद है तुम लोग सही उत्तर करोगे इसका।
ये रहा भैया इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, बताइए क्या उत्तर आएगा, बताओ। अब देखो इतने सिंपल से प्रश्न का भी आंसर केवल 56% लोगों ने सही किया। क्यों 56% लोगों ने सही किया? क्योंकि बाकी लोग ने प्रश्न को पूरा पढ़ा ही नहीं है। वही कह रहे हैं, बाकी लोग प्रश्न को सही से पढ़ेंगे ही नहीं, वो बस इतना पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य, अरे वाह सत्य बताना है, बस खत्म। अरे आगे पढ़ना था, नहीं सत्य है, ये वाला बताना था। कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी गलत कर दिया ना। चलो जरा ध्यान से देखो, कह रहा है यदि ए बी और के का भाई है, फिगर क्या बनेगा बच्चा? ए बी और के का, ये बी हुआ और ये के हुआ। कह रहा ए बी और के का भाई है, तो बच्चा यही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? कह रहा है डी बी की माँ है। डी क्या है? बी की माता है। तो हम आगे क्या कर देंगे, डी को ऊपर बना दिया बी के, और क्या हो गया, डी बी की माता है। फिर क्या बोला, और ई ए का पिता है। तो बच्चा ई क्या है? पिता हो गया ए का। ये फिगर बन गया हमारा। ठीक, अच्छा ये जो फिगर बन गया हमारा बच्चा, तो इसको कंप्लीट करोगे तो कैसे करोगे? हमको पता है ए का पिता कौन है? ई, और ए भाई है बी का, तो बी का भी पिता कौन होगा? ई। बी की माता कौन है? डी, तो ई और डी निश्चित रूप से क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। और उसके आधार पर बच्चा ए भाई है, लेकिन बी का जेंडर हमको नहीं पता है, के का जेंडर हमको नहीं पता है कि इनका जेंडर एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक, और अगर बच्चा हमको जेंडर नहीं पता है तो उसने कहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, जो नहीं हो सकता वो बताना है। कह रहा है बी के का भाई है। बच्चा देखो, कह रहा है बी के का भाई है। क्या आप बिल्कुल सत्य रूप से बता सकते हैं क्या कि बी के का भाई है? क्या आपको बी का जेंडर पता है क्या? बी के की बहन भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं बता सकते ना। क्या ये कथन निश्चित रूप से सत्य है क्या? नहीं सत्य है, तो पहला वाला हमने टिक कर दिया। आगे भी चेक कर लो, ए के का पिता है। बच्चा ए क्या के का पिता है क्या? नहीं, ए के का भाई है। ए क्या है? के का भाई है। ये क्या है? निश्चित रूप से हमारे सामने कह रहा ए के का पिता है। अच्छा ए के का पिता है, तो बच्चा इसको निश्चित रूप से गलत कर देंगे ना। एक ए का पिता निश्चित रूप से गलत कर देंगे। अगला क्या बोला? ए डी का पुत्र है। कह रहा ए डी का पुत्र है। बच्चा ए डी का पुत्र है, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है ना, ये तो सत्य लिखा हुआ है ना। और अगर सत्य है तो क्या इसको लेंगे ऑप्शन में? नहीं लेंगे। बच्चा इसको भी गलत कर दिया। फिर कह रहा है हमारे सामने डीई की पत्नी है, तो डीई की पत्नी है कि नहीं है? ये भी सत्य बात लिखी हुई है कि नहीं? ये भी सत्य बात लिखी है। हमने दो ऑप्शन छाटे, कौन कौन से? एक ए वाला और एक बी वाला। एक ए वाला और एक बी वाला। अब बच्चा इन दोनों में से सही कौन सा होगा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है बी के का भाई है। ये जो बी है के का भाई है। हम निश्चित रूप से बता नहीं सकते कि ये के का भाई है कि नहीं, लेकिन ये भाई हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताओ। अगर जेंडर क्लियर करता वो, तो हम बोल सकते थे ना कि बी के का भाई है। अगर जेंडर नहीं क्लियर कर रहा है तो भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो क्या इसको डेफिनेटली नॉट ट्रू बोलोगे क्या? नहीं ना बोलोगे। ठीक, और अगर नहीं बोलोगे तो उसके आधार पर बच्चा जरा इसको गलत कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और दूसरा वाला ए के का पिता है। बच्चा ए क्या के का पिता है? श्योर होना इसको लेकर के कि ए के का भाई है, पिता नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो बच्चा यही बी वाला क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर ए के का पिता नहीं भाई है, गलत हो गया। क्लियर हो गया जितने लोगों ने गलत किया था? सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते सरिता जी, नमस्ते। चलो भैया, क्लियर होता जाया करे तो थम्सअप बना करके बताते रहना कि हाँ क्लियर हो रहा। नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। और ये तो सिंपल है, इसमें इसमें केवल 25 सेकंड का टाइम देंगे, 40 सेकंड का टाइम नहीं देंगे, 25 सेकंड पर्याप्त है। इनमें से कौन सा शब्द अलग है? और मैं पोल देने जा रहा हूं इसका आपको।
ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। वाह, बहुत सारे लोग सही कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो रुके हुए हैं, हम कहाँ जाएं। इसकी पुष्टि नहीं हुई ना निमी अभी। अगर कोई एक संस्था भी, ठीक है, कोई एक संस्था भी इसका प्रूफ दे दे, पुष्टि कर दे कि भैया मंगल में जीवन है, बाकी जगह जीवन नहीं है, ठीक है, तो आयोग का कोई भरोसा नहीं, आयोग तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं। खैर, फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी वाला। बी वाला क्या होगा, सही उत्तर होगा। बाकी भैया क्या है, सूर्य या सन इज अ स्टार, ठीक है। सन को किसकी कैटेगरी में रखते हैं, स्टार की कैटेगरी में, ठीक है। मंगल हो या सैटर्न शनि हो या फिर बुध हो या प्लूटो, ये सारे के सारे क्या है भैया, ग्रह हैं। लेकिन सूर्य क्या है, एक स्टार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, वर्ल्ड क्लासिफिकेशन का। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है आसान, तो गलती मत करना, खाली देखने में बड़ा है ये। गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है भैया। फटाक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अविनाश एनटीआर जी, आपका भी स्वागत है। मैं 45 सेकंड का समय दे रहा हूं इस प्रश्न के लिए, और फिर पोल पर आंसर करना। हेलो अविनाश, वेलकम, हेलो। कह रहा है बिंदु ए और एम के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम। और मैं अब आपको दे रहा हूं पोल इस प्रश्न का। ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर क्या आएगा। पोल चल रहा है संदीप, शायद नेटवर्क की वजह से आपके पास पहुंचा नहीं है पोल। पोल चल रहा है भैया। अच्छा, 50% लोगों ने भैया सही किया और 50% लोग गलत कर दिए। ठीक है, चलो जरा प्रश्न समझते हैं। सिंपल है कितना, लेकिन थोड़ा सा उसने 50 सेकंड बाद मैंने पोल दिया था। वैसे मैं 45 सेकंड में दे रहा था, लेकिन हाँ डी वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिए। चलो जरा देखो अच्छा सही उत्तर क्या आएगा इसका। क्या कह रहा है बच्चा हमारे सामने प्रश्न में, कह रहा है आनंदी बिंदु ए से 24 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है, बिंदु ए, और यहां से पूर्व की ओर चलती है बच्चा। ठीक है, यहां से पूर्व की ओर चलते हुए वो कहां पर पहुंचती है, 24 मीटर की दूरी तय करती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। तो ये हो गया बच्चा हमारा पॉइंट ए, और पॉइंट ए से हमें कहां पर जाना है, 24 मीटर की दूरी तय करके। ये 24 मीटर की दूरी हमने तय की, और कहां पर पहुंच गए हम, 24 मीटर की दूरी को तय करके बच्चा पॉइंट बी पर पहुंच गए। जिन लोगों का गलत हुआ है बस एक बार जल्दी ध्यान से समझना। अच्छा, नेटवर्क का इशू रहा होगा सरिता जी, ध्यान से समझना जितने लोगों का गलत हुआ था। कितना सिंपल प्रश्न है, ए से स्टार्ट करके पूर्व की ओर गए और 24 मीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचे। कह रहा बिंदु बी से वह बाएं मुड़ती है। बच्चा बायां कहां पड़ेगा, एरो को अगर ध्यान से देखो तो बायां ऊपर की ओर पड़ेगा ना। तो कह रहा है बाएं मुड़ती है, और बाएं कितना मुड़ करके 8 मीटर और चलती है। तो बच्चा मैंने इसको बाईं ओर और मोड़ दिया, तथा बाईं ओर मुड़ करके वो कितना जाती है, 8 मीटर की दूरी को तय करती है। यानी यहां तक वो आ चुकी है इस समय,
और कितनी दूरी को तय किया, 8 मीटर की। कह रहा फिर दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, यानी अब जिस बिंदु पर खड़ी है वहां से दाएं मुड़ेगी आनंदी, यानी इस पॉइंट से कहां पर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ी, और दाईं ओर मुड़ करके कितनी दूरी तय की उसने, 12 मीटर की दूरी को और तय किया। तो बच्चा ये डिस्टेंस हमारे सामने कितनी निकल करके आ गई, 12 मीटर की और आ गई। फिर इसके बाद बोला है फिर से दाएं मुड़ी और 14 मीटर चलती है, तो यहां से फिर से दाईं ओर मोड़ देते हैं और कितना, 14 मीटर की दूरी को कवर अप करते हैं। तो ये हो गया हमारे सामने 14 मीटर की दूरी, ठीक है। और इसके बाद वाली जो लाइन है बस वो आपको घुमाती है लाइन, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चा वो लाइन, जरा ध्यान से समझना आप। उसने हमसे आगे बोला है कि 14 मीटर चलती है और इसके बाद कह रहा है और फिर से दाएं मुड़ती है, यानी यहां पर है और यहां से कहां मुड़ेगी, राइट मुड़ेगी। कह रहा राइट मुड़ करके बिंदु एम पर पहुंचती, लेकिन दूरी कितनी है ये तो उसने बताया ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहां से राइट मुड़ जाएं तो हमको पता है हमें पश्चिम की ओर चलना होगा, लेकिन कितनी दूरी तय करना है ये तो बताया ही नहीं। और अगर नहीं बताया तो आगे का जरा स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा यदि यह दिया जाता है कि प्रारंभिक बिंदु उस बिंदु से उत्तर में है जहां पर वह अपनी यात्रा को समाप्त करती है, यानी ये जो पॉइंट एम है यहां पर अपनी यात्रा को समाप्त करती है ना आनंदी, ध्यान से बताना मुझे इस बात को, हाँ या ना। प्रश्न के अनुसार फिर से दाएं मुड़ती है और बिंदु एम पर पहुंचती है, यानी अंतिम बिंदु उसका बच्चा एम है कि नहीं है। और कह रहा है कि यदि वह अपनी यात्रा को जहां पर खत्म करती है, प्रारंभिक बिंदु वहां से उत्तर में है, यानी अंतिम बिंदु एम है और प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, यानी एम ए के, ए कहां पर है, एम के उत्तर में है। और अगर वो कह रहा है कि ए एम के उत्तर में है तो बच्चा हमको दूरी जो उसने नहीं दी थी वो दूरी हमको पता चल गई कि नहीं, कि यहां से कहां तक जाता है वो, बिल्कुल बिंदु ए तक जाता है। और बिंदु ए के नीचे यहां पर कौन सा बिंदु है, बिंदु एम। अब जरा इस लाइन को पढ़ो, क्या करेक्ट है कि नहीं, कि यदि यह दिया जाता है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा, पॉइंट ए, उस बिंदु से जहां पर वह अपनी यात्रा खत्म करती है पॉइंट एम के उत्तर में है, तो बच्चा देखो पॉइंट ए पॉइंट एम के उत्तर में आया कि नहीं। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा ये बताओ कि ये जो पॉइंट एम और पॉइंट के है इनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। ये दूरी पूछा उसने आपसे कि नहीं पूछा, तो बच्चा अब इस दूरी को आसानी से बता सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस हमारे सामने कितना है बच्चा, 14, उसमें से 8 को निकाल दें तो कितना बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। तो बस यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना सिंपल प्रश्न। बस उसने आखिरी में भाषा को घुमा दिया, उसने डायरेक्ट दूरी नहीं दी, दूरी की जगह उसने बोल दिया दिशा। तो हम भैया दिशा दे दिया तो भी तो ना हम दूरी को पहुंच सकते ना कि दूरी क्या है कि नहीं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, जरा बताओ उत्तर क्या आएगा। अच्छा, इसका उत्तर बताओ भैया, कौन सा फिगर इस सीरीज की श्रृंखला को जारी रखेगा, कौन सा फिगर इस सीरीज की श्रृंखला को जारी रखेगा। मैं समझने के लिए पूरे 40 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। मतलब है हनुमान कि बच्चा हमारे सामने ये 5 फिगर बने हुए, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है। और ये जो 5 प्रॉब्लम फिगर है ना बच्चा, ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिगर नंबर ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई पर पहुंच रहे हैं। तो अगर यही पैटर्न को फॉलो रखा जाए तो ई के बाद जो फिगर नंबर एफ आएगा वो इन आकृतियों में से जो 5 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा ऑप्शन फिगर एफ को दर्शाता है, ये वो पूछ रहा है। पोल आपके सामने चल रहा है। And I want to know the logic. A से रिलेटेड E, देन B से 4, B वाला। अच्छा जरा देखो, अब मैं समझाता हूं आपको। E एग्जैक्टली A जैसा है, तो B के एग्जैक्टली कौन दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम
अतुल बच्चा एक बार फिर से ध्यान से समझना, अभी अभी मैंने समझाया था कि इस प्रश्न में क्या करना होता है, ठीक है। जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है ना हमारे सामने 3, 6, 9, 12, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये भी है बच्चा। जब 3 से 6 पर जाते हैं तो कोई लॉजिक लगता है, 6 से 9 पर जाते हैं तो कोई लॉजिक, 9 से 12 पर तो वही लॉजिक लगा करके 12 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बस यहाँ पर नंबर की जगह वो क्या दे देता है आपको, नंबर की जगह वो आपको फिगर दे देता है। यानी ए से जब बी में जा रहे हैं तो कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा, सेम कंडीशन बी से सी में, सी से डी में और डी से ई में हो रहा है। तो ई से आगे जब बढ़ेंगे फिगर नंबर एफ पर तो कौन सा फिगर आएगा ये हमको बताना होता है, ठीक है। बस कैसे आएगा जरा उसको देखो। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ध्यान से तो फिगर नंबर ए और फिगर नंबर ई क्या है, एक समान है कि नहीं है, जैसा आप लोग लॉजिक बता रहे हैं। तो बच्चा फिगर नंबर ए और फिगर नंबर ई आपको एक समान दिख रहा है। देखो 3 आकृतियां हैं, एक ये आकृति एकदम सेम बनी है, ये भी आकृति एकदम सेम बनी है और ये भी आकृति क्या बनी है, एकदम सेम बनी हुई है, ठीक। अब आकृति नंबर बी, अगर आप इस आकृति को देखोगे तो पहला वाला किससे रिलेट कर रहा है, पांचवें से, पहला वाला पांचवें से रिलेट कर रहा है, तो दूसरा वाला किससे रिलेट करना चाहिए, छठे से। अगर ए रिलेटेड है ई से तो बच्चा बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, एफ से रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जो आप लोग बताएं अभी अभी। बी बच्चा एफ से रिलेटेड होना चाहिए, तो सी वाला किससे रिलेटेड होना चाहिए, 3 किससे, 7 से, यानी जी से रिलेटेड होना चाहिए। तो बच्चा बी वाला फिगर आपको इनमें कहां दिख रहा है, एग्जैक्टली जो फिगर बी में बना हुआ है वो फिगर आपको कहां पर दिख रहा है, तो ये फिगर आपको चौथी नंबर आकृति में दिख रहा है ना। देखो ये फिगर और ये फिगर, सारी आकृतियां सेम है कि नहीं है, और अगर सेम है तो यही चौथे वाले को आपने क्या बना दिया, फिगर बना दिया। एक दूसरा लॉजिक और क्या है जरा उसको भी देख लो, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा जरा इस वाले फिगर को देखो, ये वाला जो फिगर है, और आकृति नंबर ए से जब बी में जा रहे हैं तो इस फिगर को देखो बच्चा, ये आकृति नंबर ए से जब बी पर गए तो इसी का वर्टिकल इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज है ना, है या नहीं है। और कहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया हुआ है, उसने लिया हुआ है कि नहीं। जरा बच्चा आप कहां पर बी से सी पर आके देखो तो फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न है कि नहीं है। और ये जो हमारे सामने फिगर बना हुआ है ना, अब इस फिगर को बच्चा उसने कैसे हॉरिजॉन्टली क्या किया हुआ है, इन्वर्ट किया हुआ है। बच्चा इसका हॉरिजॉन्टल फिगर अगर हम बनाएंगे तो हमारे सामने फिगर क्या बनेगा, ये फिगर बनेगा कि नहीं। देखो यही फिगर दिख रहा है कि नहीं, यानी पहली बार जब करता है तो क्या वर्टिकल इमेज, और दूसरी बार करता है तो क्या हॉरिजॉन्टल इमेज, तो तीसरी बार फिर क्या करेगा, वर्टिकल करेगा कि नहीं। बच्चा ये जो इमेज हमारे सामने बनी है इसका वर्टिकल इमेज बनाओ जरा, कौन सा बनेगा। बच्चा यही इमेज आपके सामने ये इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो चौथे में यही आकृति दिख रही कि नहीं दिख रही, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज हो गया। बच्चा यहां से फिर वर्टिकल पर जाओगे तो इसका वर्टिकल इमेज अगर बनाओगे तो कौन सा बनेगा, इसका वर्टिकल इमेज बच्चा यही बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे सामने। देखो पांचवें पर आपको यही आकृति दिख रही कि नहीं दिख रही। तो बच्चा छठा फिर से हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और हर कंडीशन से बच्चा प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, केवल और केवल चौथा वाला आ रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग को हल्के में लेना छोड़ दो आप लोग, अगर नॉन वर्बल रीजनिंग को हल्के में लोगे ना तो खेल हो जाएगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग अब कम पूछी जाती है, और मैं तो चाहता हूं कि एकदम ना पूछी जाए तब ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो बच्चा 30 में से 3 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के ही पूछेगा आपसे, है कि नहीं। तो ध्यान देना पड़ेगा, हल्के में नहीं ले सकते उसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, आंसर डी कैसे हुआ, बिल्कुल आती है भैया। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। क्या उत्तर आएगा बताओ। नंबर सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, दशमलव लगा हुआ है सीरीज में। अगर दशमलव लगा हुआ है सीरीज में तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि दशमलव वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों के दिमाग में वो बात चल रही होगी अभी भी, जो मैंने आपको सिखाया है खासकर दशमलव वाली सीरीज के लिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स मत करना।
और अब मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को पोल। ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर क्या आएगा। नमस्ते मिश्रा जी, नमस्ते, स्वागत है भैया, वेलकम। बहुत बढ़िया, आते ही सही उत्तर मदन मोहन मिश्रा जी, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा तुक्का लगाए हो, तुक्का सही हो गया, ये भी बढ़िया है। आज नेटवर्क आप लोगों का, कई लोगों का दिक्कत कर रहा है, किसी के पास पोल नहीं आ पा रहा है, किसी का स्लाइड नहीं ओपन हो रहा है, कंफ्यूज्ड है ए और डी में, बहुत पास पास की डिजिट से ना बच्चा। चलो जरा देखो, जितने लोग तुक्का मारे हैं और उसके बाद भी गलत कर दिया और जितने लोग लॉजिक लगा करके सही किए हैं उन लोग को बहुत बहुत शाबाशी। ठीक है, चलो देखा जाए बच्चा क्या चल रहा है। अच्छा, दशमलव लगा हुआ है तो इतना तो श्योर है कि अगर दशमलव लगा हुआ है तो ये सीरीज में मल्टीप्लीकेशन 0.5 जैसा या इंटू 1 या इंटू 1.5 जैसा कुछ मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। इतना तो दिमाग में सेट है ना, ये तो मैं सिखाया हूं आपको कि अगर आपका नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है आज, ठीक है, तो इतना तो मैं आपको सिखाया हूं बच्चा कि ये मल्टीप्लीकेशन अगर दशमलव है तो ये मल्टीप्लीकेशन चल सकता है कि नहीं। अच्छा, अगर ये चल सकता है बच्चा तो जरा देखा जाए। अब क्वेश्चंस के आधार पर कई बार आपको सीधे सीधे यही मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, एकदम स्टार्टिंग से कि 0.5 से स्टार्ट करना शुरू कर दिए, हो गया। लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है चीजों को। जैसे अब अगर बच्चा 8 इंटू 0.5 करोगे तो ये 4 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये 0.5 से आंख बंद करके लगा देना। कब लगाना लेकिन आंख बंद करके मल्टीप्लीकेशन? जब सेकंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के हाफ के आसपास हो। बोला है मैंने कि नहीं बोला है? एक प्रिकॉशन केवल लेने के लिए बोला था कि भैया जब भी सेकंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के हाफ के आसपास हो तब आंख बंद करके लगाना ये। लेकिन अगर सेकंड वाला टर्म फर्स्ट के हाफ के आसपास नहीं है तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं इस चीज में हमको। अब बच्चा 8 इंटू 0.5 तो नहीं कर सकते, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 एकम 8 और प्लस का 6 14 हो रहा है, तो 14 इंटू 1.5, ठीक है, 14 इंटू 1.5, फिर प्लस करोगे तो 14 इंटू 1.5 अगर हम जाते हैं तो हाँ 21 तो आता है, लेकिन प्लस में कितना कर रहे हैं 2, तो बच्चा ये भी नहीं होगा। 6 से 2 पर कैसे आ सकते हैं? ठीक, अब जरा ध्यान दो, अगर 0.5 से नहीं कर सकते, 1 से नहीं कर सकते तो क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करें क्या? यहाँ पर 15 अट्ठे कितना होता है 120, दशमलव लगा दिया तो 12 है बच्चा, और प्लस का 2 कर दिए तो 12 और 2 14 होता है कि नहीं होता है? ठीक, जरा 14 इंटू 1.5 करो, 14 इंटू 1.5 बच्चा कितना होगा? अब इसके लिए ऐसा ना करने लगा 15 चौको 60 जीरो आया फिर चाहे, भैया सीधे सीधे 15 दिया हम 150, 15 चौको 60, 210 हो गया, 210 में दशमलव हटा दिया 21 बचा। अगर 21 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो 23 आएगा कि नहीं आएगा? आया ना 23, ठीक। अब अगर 23 आ गया तो 23 इंटू 1.5 कितना होता है? 23 इंटू 1.5 बच्चा 15 दूनी 30, 300 हो गया, 15 तिया 45, 34.5, 34.5 हुआ ना, 2 जोड़ोगे तो 36.5 आएगा कि नहीं आएगा? बच्चा लॉजिक पता चला कि नहीं? हर बार लॉजिक क्या लग रहा है? इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 2, यही लॉजिक हर जगह लगता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ या ना? लॉजिक समझ आया कि नहीं? नमस्ते रिचा जी, वेलकम। अभिषेक, स्वागत है भैया। ठीक, अच्छा लॉजिक समझ आ गया बच्चा, तो अब आपको केवल और केवल एक काम करना है कि 36.5 में आपको 1.5 का मल्टीप्लीकेशन करना है और प्लस का 2 करना है। अब बच्चा 36.5 इंटू 1.5 करके दिखाओ हमको बस। अब कैसे सही कर सकते हैं इसको बच्चा? 0.5 और 1.5 15 पना 75, अंत वाली संख्या 0.75 आएगी, ये तो कन्फर्म है। अंत वाली संख्या 0.75 आएगी, लेकिन ऑप्शन में उसने हमको बदतमीजी की और हर जगह 0.75 दे दिया है, खेल कर रहा हमारे साथ में। तो अब हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भैया 15 तिया 45, 450, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 450 और 15 छक्का 90, आप कहां पर 550 के करीब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और अगर 550 के करीब पहुंच गए तो अब 550 में भी बच्चा उसने क्या किया कि 54.75 और 56.75 ऑप्शन दे दिया। यानी हमारे पास हमको मजबूर कर रहा है कि भैया एक्यूरेट कैलकुलेशन करना ही करना है तुमको। मजबूर किया कि नहीं उसने? ऐसे मजबूर किया जाता है स्टूडेंट को एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। और जब आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 56.75 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ? आगे बढ़ा जाए।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते जूली मुदगल जी, स्वागत है क्लास में। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। कथन दो दिए गए हैं, कथन एवं प्रभाव, कारण एवं प्रभाव का प्रश्न है। जरा देखो और बताओ। एक सिंपल सा मैंने लॉजिक आपको बताया है कारण एवं प्रभाव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला। देखो कितना लोग सही कर पाते हैं इसको। और मैं देने जा रहा हूं अब इस प्रश्न का पोल आप लोगों को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जरा बताइए। दो कथन है हमारे पास है और ये रहा पोल। बताओ सही उत्तर। इसमें तुक्का नहीं, सही से सही किया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 45% लोगों ने सही उत्तर किया है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। अब अगर किसी के दिमाग में कोई और ऑप्शन हो कि नहीं यही ऑप्शन होना चाहिए तो हमको बता दो, हम समझा देंगे भैया आपको कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। मैंने एक बेहद सिंपल अप्रोच आपको बताई है कारण एवं प्रभाव के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि जो दो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे उन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में आपका इसलिए नाम का वर्ड कहां पर फिट हो रहा है, केवल इतना ध्यान देना है। इसलिए नाम का वर्ड कहां पर फिट हो रहा है। ठीक है। अब राज्य एक्स की सरकार ने रात पाली में देर रात तक महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए पिछले एक दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इज इट साउंड लॉजिकल टू यू? क्या आपको लगता है कि नहीं महिलाओं के देर रात तक काम करने और रात पाली में काम करने पर रोक लगा देने से महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई होगी, कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में? क्या लॉजिकल लगता है किसी भी सेंस में? नहीं ना, खुद में अजीब सा लगता है। दैट मीन्स कि भैया पहला कथन कारण और दूसरा परिणाम है, ये तो खत्म हो गया। ठीक। दूसरा, पिछले एक दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, इसलिए राज्य एक्स की सरकार ने रात पाली में देर रात तक महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब वृद्धि हो रही किसी चीज में तो उसको कम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ठीक। और ये वृद्धि कोई खराब तो है नहीं कि अगर महिलाएं कामकाजी प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो बच्चा क्या ये इसलिए लॉजिकल लग रहा है हमको? नहीं ना लग रहा। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, खलास। ए और बी वाले तो खत्म हो गए यहीं पर। अब हमारे सामने आंसर क्या है, जरा इन दोनों को समझो बच्चा। अगर राज्य एक्स की सरकार ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी ऐसा प्रतिबंध लगाया उसने। और ये प्रतिबंध क्या है? उस कारण का परिणाम। ठीक है। अब अगर ये कारण का परिणाम है तो हमको निश्चित तौर पे ये पता चल गया कि कथन एक हमारा क्या है? परिणाम है भैया। और दूसरा, पिछले एक दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, यानी सरकार ने, कंपनियों ने और तमाम लोगों ने मिलकर के बहुत सारा प्रयास किया होगा कि कामकाजी महिलाएं की प्रतिशत में वृद्धि हो, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आए जो कि कामकाज में हिस्सा लें, बराबर कंधे से कंधा मिला करके चलें। और उसी का परिणाम है कि एक दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई, तो ये भी क्या है? परिणाम है। अब ये तो निश्चित हो गया कि दोनों है परिणाम। परिणाम दो प्रकार के हैं, या तो स्वतंत्र कारण के होंगे या तो सामान्य कारण के होंगे। अब बच्चा स्वतंत्र कारण और सामान्य कारण का मतलब क्या है? कि अगर ये दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम या सामान्य कारण के परिणाम दोनों में से कोई एक चीज है, मैं वो उसी को समझा रहे हैं बच्चा। सामान्य और स्वतंत्र में जरा कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना अपना अपना। ठीक है। सामान्य कारण का मतलब क्या होता है बच्चा? अब मुझे एक बात बताओ, एक समान कारण के पीछे ही राज्य एक्स की सरकार ने रात पाली में और देर रात तक महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाया है, और उसी कारण से, ध्यान से समझना, और उसी कारण से पिछले एक दशक में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
लॉजिकल सेंस बन रहा है क्या इसका? एक कोई कारण था जिस कारणवश राज्य एक्स की सरकार ने रात पाली में और देर रात तक महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और उसी कारणवश कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। बच्चा, एक तरफ वृद्धि हो रही है, कैसे समझा जाता है? एक तरफ महिलाओं के कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है और एक तरफ वो महिलाओं को काम करने से रोक रहा है। दोनों में अलग अलग एक्शन हो रहे हैं ना। अगर दोनों में अलग अलग एक्शन हो रहे हैं तो बच्चा, क्या कभी ये कॉमन कॉज का एक्शन होगा? क्या कभी ये कॉमन कॉज का एक्शन होगा? नहीं। तो ये किसका एक्शन है? ये अलग अलग कारणों का परिणाम है, ये डिफरेंट कॉजेस का रिजल्ट है। इसका एक्शन कभी भी एक जैसा नहीं है, तो इसका कॉज भी यानी कारण भी एक जैसा नहीं होगा, कारण भी डिफरेंट होगा इसका। इसलिए बच्चा ई वाले को भी गलत करेंगे और सही उत्तर क्या लगाएंगे? डी वाला। उम्मीद है आप सही हो गया होगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद रमन, बहुत भैया धन्यवाद। क्लास में आने के बाद सारे लोग समान है हमारे लिए। जो भी इस क्लास में एंटर कर रहा है वो प्लस का है या स्पेशल का है, दोनों ही लोग हमारे लिए समान है। दोनों को हम एक ही भाव से समझाएंगे, ऐसा नहीं कि हम उसमें कोई भेद, और अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो ये निश्चित तौर पर गलत करता है। ठीक है, मतलब आत्मा कैसे मान जाती है इस भेदभाव के लिए, ये समझना मेरे दिमाग के लिए परे है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अगर इस तरह का कोई भेदभाव होता भी है। हाँ, लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन बीच में, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो DC10 का इस्तेमाल करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। होते हैं, बिल्कुल होते होंगे बच्चा। अब मैं नहीं जानता ऐसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन इट्स ओके। जो बेहतर लगे आपको, आप लोग तो दिन भर क्लासेस लेते रहते हो, जो बेहतर लगे, जहां पर आपको जुड़ाव महसूस हो वहां पर क्लासेस करो आप लोग। इसका उत्तर बताओ, गलत मत कर देना, सिंपल सा लॉजिक है। आकृति मैट्रिक्स को कौन पूरा करेगा? हम्म। 8वें का उत्तर ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। देखो, बी पर भी बहुत सारे लोग चले गए ना, कल दिने न गलती। हम कोई गलत गलत वाला टच नहीं मानेंगे। तुम लोग जानबूझ करके गलत किए हो। इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ गलत वाला टच नहीं मानेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, साधारण सा लॉजिक दिख रहा है यार। देखो, रो वाइज अगर चलो, रो वाइज चलो, अगर रो वाइज आप चलते हो तो आपके सामने 3 फिगर हैं। पहला ए, दूसरा बॉक्स बी और तीसरा बॉक्स सी। बच्चा, ए से बी पर जाओ, 2 फिगर है ना बॉक्स नंबर ए पे। बॉक्स नंबर ए पे 2 फिगर है ना, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। जब आप यहां से कहां जाते हैं, बी वाले पर जाते हैं, तो देखो पहला फिगर एज इट इज है, दूसरा फिगर क्या हो गया? वर्टिकली इन्वर्ट हो गया, यानी चेंज कर दिया दूसरा फिगर, है ना। ये आपका बॉक्स नंबर बी हो गया। जब बच्चा बी से सी में जा रहे हो तो क्या चल रहा है? देखो, बी से सी में जाओ तो पहला वाला भी वर्टिकली इन्वर्ट है, यानी इसको भी चेंज कर दिया, और दूसरा वाला भी क्या है? वर्टिकली इन्वर्ट, यानी इसको भी चेंज कर दिया। यानी कर क्या रहा है? जब आप ए से बी पे जाते हैं तो केवल सेकंड वाले फिगर को इन्वर्ट करता है, दैट इज वर्टिकली उसका मिरर इमेज लगाता है। ठीक है, या वाटर इमेज बोल सकते हैं। और बी से सी पर जाते हो तो दोनों इमेजेस को क्या करता है? चेंज कर देता है। यही ना कर रहा है? जरा देखो सेकेंड रो में बच्चा, ये इमेज एज इट इज है, जबकि पहले वाला जो इमेज था उसको पलट करके ये बना दिया गया, एकदम करेक्ट। दूसरे वाले में जाएंगे तो इसको और इसको दोनों को चेंज करेंगे, तो देखो इसको भी चेंज किया और इसको भी चेंज किया, हुआ ना। अब जरा तीसरे वाले रो में देखो, पहला इमेज तो एज इट इज रहेगा, यानी ये तो एज इट इज रहेगा ना,
दूसरे वाले को वर्टिकली इन्वर्ट करेंगे, यानी ये ऊपर की ओर आ जाएगा। ऊपर की ओर कहां दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आया समझ में? जितने लोगों ने गलत कर दिया, जितने लोगों ने बी लगा दिया, बी में आपने क्या कर दिया भैया, इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया। ये कहां चेंज होगा? ये स्टेप नंबर 3 में चेंज होता जा करके, अगर हम करते। ठीक, चलो अगला प्रश्न बच्चा ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ जल्दी से इसका। सही से देख लेना, गलत मत करना। फिगर आकृति आपके सामने, हाँ टाइम मैं दे रहा हूं, पूरे 40 से 45 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। टाइम मिल रहा है आपको। विकास, सोचने वाला इमोजी ना बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। खाली एक बार जाकर के सीरीज में एक बार चेक कर लो क्या रूल लग रहा है। पांच ऑप्शंस हैं हमारे सामने और चेक करना है सही उत्तर क्या है। 10 सेकंड बाद मैं आपको पोल दे दूंगा इसका। और ये रहा आपके सामने पोल, बताओ उत्तर क्या आएगा। रॉन्ग हो गया। चलो देखो, ए बी सी डी ई सब टाइप के उत्तर दिए हो और मोस्टली आंसर गया है सी पर और डी पर। बच्चा एक बार पहले प्रश्न को समझ लो क्या बोल रहा है आपसे। आपके उसने ऊपर एक सीरीज दी है, ठीक है, और सीरीज देने के बाद उसने हमसे, लेकिन बच्चा देखना तो पड़ेगा ना, आता है क्वेश्चन, डी तो है ही नहीं। अच्छा चेक करते हैं, चलो ध्यान से देखो एक बार क्या कह रहा है प्रश्न में बच्चा। ये हमारे सामने एक सीरीज दी गई और सीरीज क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? लेटर्स का, सिंबल्स का और नंबर्स का, दैट इज मिसली एलिमेंटल सीरीज है कि नहीं है। अच्छा, अब इस सीरीज के लिए बोला कह रहा उपरोक्त पांच में से चार उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। यानी ये जो पांच ऑप्शंस हैं बच्चा, इनमें से पांच ऑप्शंस में से चार ऑप्शंस एक जैसे रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक कोई है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो बताइए कौन सा है। अब बच्चा एक एक रूल को जरा चेक करना शुरू करो। स्टार से कहां पर? डिवाइड पर। बच्चा देखना, एक एक करके मैं समझा रहा हूं। स्टार से डिवाइड पर प्लस का 1, डिवाइड से 8 पर, कहां पर? डिवाइड से 8 पर माइनस का 2, क्या क्या चल रहा है? प्लस का 1 फिर माइनस का 2, कहां पर? डिवाइड से 8 पर। 8 से कहां पर? डी पर। बच्चा 8 से डी पर पहुंचो, +1 +2 +3 यानी प्लस का 3। फिर डी से कहां पर? 6 पर। बच्चा 6 पीछे है, डी पर, डी से 6 पर आओ, तो 1 2 3 4 माइनस का 4। लॉजिक समझ आया? +1 -2 +3 -4। क्या ये लॉजिक हर जगह लग रहा है क्या? जरा देखो, y से m, बच्चा y से m प्लस का 1, m से @ माइनस का 2, @ से e, @ से e प्लस का 3 और e से 3 प्लस का 4, ई से 3 सॉरी माइनस का 4। लगा ना? और लगा तो बच्चा बी वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला @ से वाई। अब जरा इसको देखो, यहां पर देख लेते हैं, वहां पर भरा भरा सा है, @ से वाई प्लस का 1, ठीक है, @ से वाई प्लस का 1 और फिर y से 3 माइनस का 2, फिर 3 से m प्लस का 3, फिर m से कहां पर? l माइनस का 4। ये भी सेम है ना? सारे ऑप्शंस चेक करवा रहा है आपसे। ऐसी क्वेश्चनों को कठिन क्वेश्चन बोलते हैं, कठिन मतलब टाइम टेकिंग। ये आपसे 40 सेकंड आपके खा करके जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और अगला डी वाला जब चेक करोगे तो बच्चा एंड से h पर प्लस का 1, h से 4 माइनस का 2,
4 से 7 प्लस का 3 और 7 से डी प्लस का माइनस का 4 होना चाहिए था, कहां पर एफ पर आना चाहिए था, लेकिन डी पर पहुंच गया। जैसे डी पर पहुंचा तो आपको पता चल गया यही क्या है, गलत है। आ गया समझ? नहीं नहीं, प्रैक्टिस अगर लगातार करेंगे रमन, अगर ऐसे मैं आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करवा दूं ऐसे, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट में हम लोग करते हैं, तो एक्चुअली प्रैक्टिस सेट में आज ये क्वेश्चन मैंने लिया, अब हो सकता है दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में मैं इसको अगले 2-3 दिन में फिर ऐसा एक क्वेश्चन उठाएं, है कि नहीं? तो हाँ, ऑप्शन चेकिंग ही होता है बच्चा। लेकिन अगर ये एक टॉपिक के तौर पर हम लोग पढ़ लें, 40 क्वेश्चन अभी कर लें 1-1.5 घंटे 2 घंटे में, बस खत्म हो गया टॉपिक, है कि नहीं? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने उत्तर। अरे ये कैसा प्रश्न आ गया, जख्मों पे नमक छिड़कने वाला प्रश्न आ गया भाई। ये प्रश्न तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है ना, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। बताओ खैर उत्तर क्या आएगा। सिंपल सा है, सही टिक करने का प्रयास करना, सही उत्तर आ जाएगा। ये रहा आपके सामने पोल, बताओ उत्तर। इसको भी गलत कर दिया तो सही में तुम वहां न्यायालय में, हाँ देखो कुछ लोग पहुंचे, न्यायालय में पहुंचे हैं कुछ लोग। चलो 10% लोग केवल न्यायालय में और 20% लोग न्यायालय और शिक्षा बोर्ड दोनों को दोष दे रहे हैं। बच्चा मैं आपको क्या बताया हूं, आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालय यानी कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, जो बात उसने बोली है, अब आपके दिमाग में क्या चीज सेट रहती है कि अगर न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तो परीक्षा के परिणाम को घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है। ये निष्कर्ष आप निकाल देंगे। क्यों आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमसे न्यायालय की बात की, परीक्षा परिणाम की घोषित कराने की भी बात की, तो आप तुमने निष्कर्ष निकाल दिया। लेकिन भैया हम तुमको कितनी बार समझाएं कि सिलोगिज्म का निष्कर्ष और स्टेटमेंट और कंक्लूजन का निष्कर्ष अलग अलग चीजें होती हैं। सिलोगिज्म में आपको स्टेटमेंट में लिखी हुई चीज को सही मान करके निष्कर्ष निकालना होता है केवल, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में स्टेटमेंट में लिखी हुई बात को सही मानते हुए भी हमको तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, जो तर्क के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर सही हो। ठीक है, कह रहा है स्टेटमेंट में कि आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। और निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला, परीक्षा के परिणाम को घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक है। क्या ये निष्कर्ष तर्कपूर्ण है? क्या ये तर्क संगत निष्कर्ष है हमारा? बिल्कुल नहीं है। क्या ये तर्क संगत निष्कर्ष है? नहीं है। हम परीक्षा देते हैं, आयोग जो परीक्षा कराता है, परीक्षा देने के बाद हम रिजल्ट की आशा करते हैं, ज्वाइनिंग की आशा करते हैं। हम कोर्ट कचहरी के लिए थोड़ी आशा करते हैं, अरे वाह हमने पेपर दे दिया, चलो वकालत भी कर ली जाए, क्योंकि पेपर देने के बाद हमको कोर्ट कोर्ट खेलना पड़ेगा, तो वकालत भी कर लेते हैं, वकील का पैसा बचेगा। है ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये तर्क संगत रूप से या तार्किक रूप से गलत है। हम परीक्षा देते हैं, ठीक है, हम परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद हमें ज्वाइनिंग चाहिए अगर हमारा रिजल्ट अच्छा है तो, ठीक, हमको न्यायालय की शरण ना लेनी पड़े, यह निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? कह रहा शिक्षा बोर्ड अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है। यानी अगर शिक्षा बोर्ड है या जो आयोग है जो हमारा एग्जाम लेता है, वही ना अपने कर्तव्यों को सही तरह से पालन नहीं करता, इसीलिए ना तो हमको भटकना पड़ता है ना, कोर्ट दर कोर्ट, पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट भटकना पड़ता है। अगर शिक्षा बोर्ड अपने काम को सही तरीके से करे, पार्शियलिटी के साथ करे, ठीक है, पारदर्शिता के साथ करे, कोई भी इधर उधर का लेन देन ना हो, पेपर अच्छा, रिजल्ट टाइम पे आ जाए, ज्वाइनिंग टाइम पे दे दे, अगर ये सारे काम शिक्षा बोर्ड करने लगे तो भैया निश्चित रूप से हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्ट में जाने की। जरूरत तो तब पड़ती ना जब ये अपना काम अच्छे से नहीं करता है। ठीक,
और अगर तब हमको जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि यही है आयोग या शिक्षा बोर्ड जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, इसलिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। तो भैया सेकंड वाला क्या है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए सेकंड वाले को सही करेंगे। बिल्कुल पॉसिबल है, हमारे देश में ऐसी बॉडीज हैं, ऐसी एग्जाम बॉडीज हैं जो एग्जाम कराती हैं, 6 महीने में रिजल्ट देती हैं, 8वें 9वें महीने में ज्वाइनिंग करा देती हैं, है कि नहीं? हमारे एग्जाम में ऐसी बॉडीज हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने नाम लेना चाहूं, आईबीपीएस, ठीक है, इंटरपर्सनल बैंक इंटर रिलेशन बैंक पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, सिंपल सा एक बॉडी है। क्यों अच्छा काम करती है? क्योंकि ये सरकार के द्वारा गठित स्वतंत्र है तो सरकार के द्वारा गठित, लेकिन स्वतंत्र कार्य प्रणाली के साथ है, इसमें सरकार दखल नहीं देती, ठीक। और अगर दखल नहीं देती है तो भैया अपना काम टाइम से करती है, टाइम से वैकेंसी निकालना, रिजल्ट निकालना, एग्जाम देना, सिलेक्शन निकालना। आज अगर एग्जाम का रिजल्ट आया है तो 3 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, और अगर आज नोटिफिकेशन आया तो आज से 9 महीने बाद आपको एग्जाम का रिजल्ट और ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। पीसीएस को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते यार, 2020 चल रहा है, 2018 का रिजल्ट अब निकाला इन्होंने, 2018 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अब इन्होंने निकाला है? तो पीसीएस सही है, सही कार्यप्रणाली के साथ काम करता है? बिल्कुल नहीं। अगर सही कार्यप्रणाली के साथ काम करे तो 2018 का रिजल्ट 2018 में ही आ जाना चाहिए था। आईएएस भी तो यही करता है ना, जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग क्या करता है कि मतलब 2020 में अगर वो वैकेंसी निकाल रहा है, मिड जून में आईएएस और पीसीएस की, आईएएस और आईपीएस की वैकेंसीज को निकाल रहा है, तो 2021 में एक साल के अंतर्गत, ठीक है, एक साल के अंतर्गत, ठीक है, एक साल के अंतर्गत बच्चा क्या करेगा, वो इसको एक साल के अंतर्गत वो इन वैकेंसीज को कंप्लीट कर देगा, आपको ट्रेनिंग पर भेज देगा। लेकिन यूपी पीसीएस 2018 में बताओ, अभी 15 दिन पहले रिजल्ट निकाले 2018 का। ये सब खाली लोगों का मानसिक अयासी और कुछ नहीं है। अपना तो बंद करके बैठ गया आईएएस पीसीएस जाकर के आराम से, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इसको मानसिक अयासी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, है क्या? हाँ, सीजीएल का तो खैर अब सुधार होने जा रहा है सीजीएल में। अगला प्रश्न अच्छा ये आपके सामने, उत्तर बताओ। वेन डायग्राम, अच्छा, 11वां प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पर दिया गया है। एक प्रश्न इसके बाद और करेंगे, इसका जल्दी से उत्तर बताओ। सही वेन डायग्राम क्या होगा? कंप्यूटर, हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं और पोल में देता हूं आपको, ये उत्तर बताओ। तुक्का न लगाओ, प्रयास कर लो बच्चा, बताओ सही उत्तर। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, देखो जितने लोग सुबह सुबह कंप्यूटर पढ़ने आते हैं 9:30 बजे, उन सबका सही होगा, बाकी लोग गलत कर देंगे। नहीं, नीतू जी, ये जो आज आईएएस है और आज चयन आयोग का अधिकारी बनकर के बैठा हुआ है, ये इसका जब सिलेक्शन हुआ था ना इस व्यक्ति का, तो आज से ये 1980 या 95 या 90 कैडर के होते हैं। 1990-95 कैडर में इतनी समस्याएं नहीं थी। 1990-95 के कैडर में इतनी समस्याएं नहीं थी कि आज एग्जाम दे रहे हैं तो पता चला अगला एग्जाम 6 साल बाद हो रहा है। 2016 का जो है आरओ का एग्जाम 2020 में, मतलब 4 साल का, 4 साल में जो बच्चा 2016 आरओ के लिए अपने आप को तैयार किया होगा मानसिक रूप से, 4 साल तक उसके दिमाग में क्या बीता होगा ये लोग समझ नहीं सकते। हाँ वही, वो 80 से 90-95 वाले बैच के ही होते हैं मोस्टली, 85 90-95 वाले, ठीक है। वो सोच नहीं सकते कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा 4 साल तक, कैसे बेचारा अपने आप को, क्योंकि उसने फोकस ही उसी चीज के लिए किया हुआ था। अब आप अगर उसको नौकरी नहीं देंगे तो वो तो मानसिक रूप से टूट जाएगा ना। लेकिन ये लोग अपना ही खेल चलाया करते हैं, असल में केवल सरकार चलाने का तरीका है। अभी 2022 में चुनाव के पहले 2021 आखिर से लेकर के आपके सामने वैकेंसीज की झड़ियां लग जाएंगी। एक साल जब बचेगा चुनाव को लेकर के, वो वैकेंसीज का लाइन लगा देंगे आपके सामने लोग, भरो वैकेंसी, भरो वैकेंसी। वैकेंसी भरते रहोगे, वैकेंसी भरते भरते आपको आपके सामने टेस्ट भी होने लगेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा तो रिजल्ट फिर रुक जाएगा, फिर तुमको हाईकोर्ट भागना पड़ेगा, अरे रिजल्ट तो भैया इसका कब तक बैठेंगे। तो ऐसी चीजें हैं।
अरे बाबा इज ऑन पावर, ठीक है, आप सांसद थे, लेकिन आपको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ठीक है। और उनको अगर प्रशासनिक, वो आध्यात्म गुरु बन जाते जाकर के तो ज्यादा अच्छा था, उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है, ठीक है। मतलब प्रशासनिक अनुभव और सांसद बनना अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी 10 साल तक आप केंद्र की सरकार को चला ले जाएंगे, क्योंकि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है सरकार रन कैसे की जाती, चलाई कैसे जाती है। इन्हें पता ही नहीं था कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, आई आई वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ भाजपा, ठीक है, ब्लड में है। लेकिन भैया हर एक चीज का समर्थन नहीं कर सकते, जो गलत है सो गलत है। आज का हमें नहीं पता है अनुमान काऊ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा इसका उत्तर समझो सही से, जल्दी से क्या आएगा बच्चा, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे ये जो मेरा लैपटॉप है ना, ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम लगवाऊं, मैनुअल कंप्यूटर लगवाऊं, तो मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर के, आप उसको छू सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर के। या फिर माउस किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर के। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है बेसिक, कि बच्चा ऐसी सभी चीजें जिनको आप छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। और ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो बच्चा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं स्टार्ट बटन पे जाकर के, तो विंडोज का सिंबल बन करके आता है। आप उसको छू सकते हैं क्या, नहीं। आप अपने शीशे को, अपने स्क्रीन को छू रहे होंगे, विंडोज के सिंबल को नहीं छू सकते, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि ऐसा कोई चीज जिसको आप छू सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, और ऐसा कोई चीज जिसको आप नहीं छू सकते वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो बच्चा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है बच्चा, सॉफ्टवेयर है। तो अलग कैसे होगा बच्चा, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैंने ऊपर बनाया, इसके अंदर मैंने मॉनिटर बना दिया, कीबोर्ड बना दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने मॉनिटर और कीबोर्ड बना दिया। अच्छा मॉनिटर और कीबोर्ड में आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक। और सॉफ्टवेयर को मैंने क्या किया, अलग कर दिया, और इसी को मैंने इस फिगर के अंदर बना दिया। बच्चा कहां नजर आ रहा है, ए वाले में ना, तो बस यही फिगर हो गया, ठीक। अगला अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, इसका जल्दी से मुझे उत्तर बताओ, फिर क्लास खत्म करते हैं आज का। उत्तर दो जल्दी से। लिथार्जिक रिलेटेड है वाइटल से, तो ट्राइट किससे रिलेटेड होगा। और ये रहा आपके सामने पोल, मैं लीडर बोर्ड दिखाता हूं, बताओ जल्दी से उत्तर। रिवाइटल सोच के लगा दिया, नहीं सोच तो अच्छी थी। चलो मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, ताकि बाकी लोग अपना क्लास पे जा सकें। आज हनुमान ने टॉप कर दिया, बहुत बढ़िया हनुमान, बहुत बढ़िया। दूसरे पर कुमुदनी, तीसरे पर योगेश, और योगेश से लेकर नयन ज्योति तक 7-7 क्वेश्चन सही हैं, फिर बाकी सबके 6-6 क्वेश्चन सही हैं। ये है आज के लीडर बोर्ड की स्थिति, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर, लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या आलसी, ठीक है, लिथार्जिक का मतलब। और वाइटल का मतलब क्या होता है, ये जो दिमाग लगाए थे ना, रिवाइटल, ये वाइटल का मतलब क्या होता है बच्चा, एनर्जेटिक, यानी फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जेटिक, ये सही दिमाग था एकदम, वाइटल रिवाइटल वाला। रिवाइटल का एड क्या होता है, कि रिवाइटल में बच्चा आपसे ये कहता है कि दिन भर सुस्त हो गए, अगर आपने ऐड देखा हो तो, रिवाइटल द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। तो वाइटल का मतलब क्या होता है बच्चा, एनर्जी होता है, हाँ देखा हमने हनुमान। उसी प्रकार से अब अगर बच्चा ये सुस्त लिखा हुआ है और ये फुल ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, तो सुस्त और फुल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, ये अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के कि नहीं है, ये अपोजिट वर्ड है कि नहीं है। उसी प्रकार से बच्चा ट्राइट का मतलब क्या होता है, ट्राइट का मतलब होता है बासी, या जिसमें फ्रेशनेस ना हो, लैक ऑफ फ्रेशनेस, या जिसमें ओरिजिनलिटी ना हो, जो पुराना हो गया हो, ठीक है, लैक ऑफ फ्रेशनेस या लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, जो पुराना हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइट बोलते हैं। तो बच्चा पुराना हो गया या फ्रेशनेस नहीं रह गई, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा ना कि नया, दैट इज न्यू,
ठीक है, या फिर यूनिक। यूनिक का मतलब जो चीज मार्केट में पहली बार आएगी वो नई होगी ना, यूनिक होगी ना। तो बच्चा यूनिक हमारे सामने ऑप्शन दिया गया ना, अनोखा। ठीक, तो बच्चा लैक ऑफ फ्रेशनेस या ओरिजिनलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनोखा, उसका अपोजिट हो जाएगा यूनिकनेस, और यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ या ना, आ गया कि नहीं आ गया भैया? चलो बस ठीक, आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने नए लोग आए थे वो लोग फॉलो करना ना भूले मुझे, ठीक है? नहीं, ये सारे के सारे डिक्शनरी से नहीं आते हैं विकास। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैं बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये वाले जो जितने क्वेश्चन हम लोग करते हैं एनालॉगी के ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चा, है ना? खुश रहो भैया, खुश रहो। चलो, अब जितने नए लोग हैं वो केवल फॉलो कर लेना मुझे। सुबह प्लस की क्लास कितने बजे चलती है? 9:30 बजे से 11 बजे तक, इसका ध्यान रखना। और स्पेशल क्लास की टाइमिंग रोज शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक होती है, ये स्पेशल क्लास। और ये ऊपर क्या लिखी हुई है? प्लस क्लास, ठीक है। और अगर प्लस क्लास में आना हो तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि आपको 10% का ऑफ मिल सके आपके सब्सक्रिप्शन में। और सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है, मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। उम्मीद है जब आपके दिमाग में ये बात घुस जाएगी तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।